हम कुछ नहीं है तो क्या चिल्ला क्यों रहे हो? देखा कई सोशल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, ये हो गया, नाराज हो गया, ये गद्दार है, तो ये है तो गद्दार कैसे है? तुम्हारे 1 मिनट, तुम्हारे यहाँ खाना खाए थे, खिलाया है कि मेरे यहाँ खाता है? पहले ये बताओ। चाय पिलाए हो, चंदा लिए हैं, वोट लिए हैं? तुम्हारे पार्टी में थे? जब से तुम बीजेपी आरएसएस के पेरोल पे तुम लोग खेलने लगो, इतने दलित संगठन और जितनी पार्टीज, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, उसको तोड़ें। बाबा साहब कभी नहीं बोले हैं कि राइट विंग के साथ जाना, उससे पैसा ले रहा, चुपचाप घर में बैठे हुए हो। ये सब 10 साल से कोई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, खाली किसको बोल रहा है? नमस्कार, दी जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, जिन्होंने ऑफिशियली अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और जो चेहरे पे मुस्कान है वो बता रही है आपको कि आगे परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, सवाल पर आते हैं कि सर, ये जो मुस्कान है आपके चेहरे पे कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, पहले तो ये विचार कब आया? आपने बिना विचार किए, बिना एक लंबा मंथन किए तो ये फैसला लिया नहीं होगा। तो क्या वो फैसला था, क्या वो कारण रहे कि आपको लगा कि अब समय है कांग्रेस का दामन थामने का? नहीं, मैं अपॉलिटिकल तो नहीं हूँ, न्यूट्रल भी नहीं हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरी एक पॉलिटिकल समझ है हमेशा। तो 10 सालों से लगातार हम लोग लड़ ही रहे हैं, कोई नई बात है नहीं। तो नौकरी चोरी, वजीफा चोरी, सब चोरी ही चल रहा है ना। और साथ पिछले 10 वर्षों में वही पब्लिक इंस्टीट्यूशन सब बेचे गए हैं जो कि पिछले 60 सालों में बने थे। तो हम लोग लड़ ही रहे थे, रोस्टर की लड़ाई भी लड़े, तमाम कैसे दलित को, बैकवर्ड्स को, माइनॉरिटीज़ को इंस्टीट्यूशन से कैसे बाहर करना, यही काम चल रहा है खाली। वैसे पंडित जी भी खुश नहीं हैं, पता है ना आपको? पता है कि नहीं? जरा आप सुना दीजिए क्या हुआ था, सुना दीजिए तब बताता हूँ। नहीं, वो तो आपका किस्सा है जो आप लगातार बताते रहते हैं। बताइए। और उसका साक्षात प्रमाण हमने भी देखा है कि किस बोल तरीके से जो अलग अलग सुलभ शौचालय हैं वहाँ पे जो पर्ची काटने वाले लोग बैठे हैं, अगर आप भी कभी जाते हैं तो उनसे उनका जरा सरनेम पूछ लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जो सर बातें कहते हैं वो कितनी सच है, आप खुद ही उसका परीक्षण कर लीजिए। बगैर, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, बगैर फैक्ट के बात नहीं करता, मैं हवा में कथा नहीं कहता हूँ। तो मेरा एक रिसर्च है ना पूरा। तो हिंदू राष्ट्र का बड़ा चस्का चढ़ा था ना, तो सब राजपुरोहित नहीं बनते, तो नहीं बनते तो और क्या करेंगे? तो सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा। और पब्लिक सेक्टर यूनिट था, तो उसका लाभ सिर्फ ये नहीं था कि दलित को मिल रहा था, खाली दलित ही सब कुछ बन रहे थे या बैकवर्ड बन रहे थे। सबसे ज़्यादा लाभ उसका ब्राह्मण, सवर्ण, सब समुदाय को मिल रहा था। सारे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, कम पैसों में हॉस्टल चल रहे थे, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम जगह सब पढ़ ही रहे थे ना, आईएएस बन रहे थे। अब तो आईएएस को जो है ना, अब आईएएस भी लैटरल एंट्री कर दिया है। आप अब सर्वे कर लो कि टॉप पोजीशन पे कौन लोग कितने हैं हिंदू राष्ट्र में, तब पता लग जाएगा। तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन की मार सब पे पड़ी है, पूरे भारत पर पड़ी है। लेकिन हम सवाल उठाते हैं तो अब तो खैर मेरे वॉल पे आप देखिएगा तो ब्राह्मण लोग को भी समझ में आने लगा है कि जिन, या सवर्ण लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जिन संस्थाओं से हम बने थे, जिसका लाभ, पेंशन भी लिए थे, नौकरी भी लिए थे, पढ़े भी थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी। और उनके शागिर्द मोदी जी ने उसकी रफ्तार को रॉकेट की रफ्तार से बना दी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था, हम लोग उसके खिलाफ है ही, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे तो हम लोग बोल ही रहे थे ना, लड़ ही रहे थे ना। लेकिन ये मामला अब वोट चोरी तक पहुंच गया। जब वोट चोरी तक पहुंच गया और जिन मुद्दों को हम लोग उठा रहे थे, वो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लार्जली और इंडिया गठबंधन ही उठा रहा है। कास्ट सेंसस का सवाल, सोशल जस्टिस का सवाल, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन, ये उठा रहा है। तो हम कहाँ, हमको होना चाहिए? हमको पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाने के लिए होना चाहिए, हमको सरकारी शिक्षा बचाने के लिए होना चाहिए, हमको नौकरी पेंशन के लिए होना चाहिए, वोट चोरी की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, कि घर में बैठे हुए होना चाहिए? ठीक है, ये आपका फैसला है और बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन संगठन में ताकत होती है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि इस समय कांग्रेस, देखिए एक बात याद रखिएगा, आप तो जानते हैं कि हम लीडर से मिलते हैं, पहले भी बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं, लेकिन अपने लिए कभी मिलने नहीं गए। हम दलित राइट्स क्या होंगे? जैसे लोकसभा चुनाव के पहले मैं राहुल जी से मिला था, उनको दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था कि हमारे 1000 बच्चों को फेलोशिप चाहिए, फ्रीशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। आप उठा के मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, सारा उन्होंने डाल दिया था। अब यहाँ कोई मांग ही नहीं रखेगा, डिमांड ही नहीं रखेगा। मान लिया मैंने 100 डिमांड रखा, तो 50 पे बार्गेन होगी। अभी हमारे दलित नेता लोग के पास कोई डिमांड नहीं है, समाज से भी डिमांड नहीं उठ रही है।
तो मैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जहाँ जाना था वहाँ गए हैं, अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लिए हम नहीं गए। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एक तबका वो भी है जो लगातार नाराजगी भी जता रहा है कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने कभी न्यायोचित सम्मान नहीं दिया, ना भारत रत्न दिया, ना उनके लिए जो सम्मान होना चाहिए था वो कभी नहीं मिला उन्हें। ऐसे में फिर कांग्रेस का दामन थामने पे बड़ी नाराजगी भी है एक तबके में। न, ये सवाल जो उठा रहे हैं तो उनसे सवाल को मैं पलट देता हूँ, उसके बाद जवाब दूंगा। तो उनसे पूछिए कि सावरकर ने दिया है, मोहन भागवत ने दिया है, गोलवलकर ने इज्जत दिया था, नेहरू अंबेडकर दोनों के पुतले किसने फूके थे? वो नहीं पढ़ते हैं। ये सब जितना लोग ये सवाल उठा रहा है ना, आरएसएस के फैक्ट्री में ये सवाल बनते हैं और इनको पकड़ाए जाते हैं। सवाल आप सिर्फ कांग्रेस से पूछ रहे हैं, आप बीजेपी आरएसएस से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? सत्ता में तो 15 वर्ष को से वही है ना, 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष हो गया, 3 साल और रहेंगे। तो उनसे कभी इन लोगों को सवाल पूछते आपने देखा है? उनसे पूछिए, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन गया ना इधर लेमरेडियन के बगल में जनपद पे, उसका फीस कितना है? उसमें दलित लोगों का कितना प्रोग्राम होता है? खुश रहो तुम खाली मूर्ति में, खुश रहो खाली तुम बिल्डिंग में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बाबा साहब को जो भारत रत्न दिए थे ना, तुम वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। जब सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी उस लाइन में खड़े हो गए तो अब इंटरेस्ट भारत रत्न में ही है। अब भारत रत्न पे चर्चा भी कहीं होती है क्या? उसका लेवल उस लेवल पे ले गए हो, उसमें चर्चा ही नहीं होती। मैं कहता हूं उससे ज्यादा बड़ा जो है ना काम कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था। तुम बाबा साहब को मूर्ति में ढूंढ रहे हो, नाम में ढूंढ रहे हो। बाबा साहब के 3 गुरु थे, वो थे बुद्ध, कबीर, फुले। बाबा साहब लिखता पढ़ता तो है नहीं, खाली बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब से ये हो गया। कितनी मूर्तियां तीनों की लगवाई हैं डॉक्टर अंबेडकर ने? बता दे कोई भी अपने अम्बेडकरवादी कहता है, कितनी मूर्तियां लगवाई है? उनकी दिलचस्पी भक्ति पूजा में थी, वीर पूजा में थी, मूर्तियों में थी कि वो स्कूल, कॉलेज, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस ये खोल रहे थे। चंदा मांग रहे थे ना, गोलमेज सम्मेलन में गए तो नवाबों और राजाओं से लिए ना 1345 पाउंड। हैदराबाद के निजाम से जमीन लिए ना, शिक्षा मंत्री सरदार जोगिंदर सिंह से 6 लाख रुपए लिए ना कुल लोन। हैदराबाद के निजाम से 12 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन लिए ना, किस लिए? कि मूर्ति बनाने के लिए लिए थे। क्योंकि ये बाबा देखो, इसलिए लीडरशिप जब तक यूनिवर्सिटी से नहीं आएंगे ना, तब तक ऐसे ही लोगों के पास लीडरशिप रहेगा जो खाली सिंबोलिज्म करके मुझे बना दो। वो कहाँ पढ़े? तो उनके चौथे गुरु जो थे, जिनके वाकई उनके क्लास में बैठे थे, वो जॉन डेवी थे, जहां से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा था। कितने लोगों को ये वर्ड नाम पता है जो दलित के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं अंबेडकर के नाम पे? उनसे पूछिए कि अंबेडकर के कितने राइटिंग इसमें कितने वॉल्यूम पढ़े हो। जॉन डेवी का नाम सुना भी है, जिन्हें क्लास में बैठ के उन्होंने शिक्षा ली थी। तो बाबा साहब बोले थे कि हम पीएम बनेंगे, बाबा साहब बोले हमको भारत रत्न दो, वो तो मंत्री पद ठुकरा दिए। और यहाँ बाबा साहब के नाम लेकर लोग मोबिलाइज करते हैं और कहते हैं कि मुझे खाली मंत्री बना दो, बाकी समाज जाए भाड़ में। वही हुआ ही है। जो भी 40, 50, 60 साल में जो मिला था दलितों को, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कुछ, वो सब कहाँ गया? खत्म हो रहा है ना। कोई आंदोलन है? नेता कोई बोल रहा है, ट्विटर पे उपदेश दे रहा है, सड़क पे कोई उतर रहा है? रोस्टर की आंदोलन हुई, भारत बंद हुए 2 अप्रैल 18 को, 5 मार्च 2019 को रोस्टर के सवाल पे, जिसमें हजारों 10,000 बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कौन नेता जो अम्बेडकरवादी जो सड़क पे उतर के लड़ा था? हम ही लोग लड़ रहे थे ना, अपने लिए लड़ रहे थे। उसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई। केस मुकदमा झेलना है, तमाम तरह के व्यक्तिगत झेलने हैं। कोई समाज ने मुझे चाय पिलाया, उसके लिए बिरयानी खिलाया, कोई खीर खिलाया। तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो जहां पे थे जो बार बार ये बात कह रहे हैं, मेरा तो कुछ ना होना है, मेरा तो हूँ यहाँ पढ़ाता हूँ, बेटे बेटे मेरे विदेश चले जाएंगे पढ़ने, सरकारी नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, सब खत्म। तो जहाँ प्रकृति से आए थे, पेड़ के नीचे खटिया लगा के सोते थे, और अभी सरकारी नौकरी कर करके देखिए साहब का पेट निकल गया, बीपी शुगर भी बढ़ गया होगा। तो आरएसएस बीजेपी ने तबीयत से इंतजाम कर दिया है कि इसको वहीं भेज दो, खेत में काम करेगा तो थोड़ा पसीना निकलेगा तो बीपी शुगर ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन से एक बात नोट कीजिएगा। आप आई हैं मेरे बारे में, आप घर में जाके जो सोचे, यहाँ आके हमको नमस्ते करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं ना।
गांव में भी जब थानेदार जाता है, चाहे एसडीओ डीएम जाता है, तो पंडित भूमिहार कोई भी समाज का आदमी नमस्ते करता है ना। जब नौकरी नहीं रहेगा तो नमस्ते करेगा। तो दलितों को नमस्ते करने वाला क्लास भी 10 साल में खत्म होने वाला है, समझ गए। तो ये बात अगर नहीं आंख से खुल रही है, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मेरे तेवर में कमी है कोई? हम व्यक्तिगत मुक्ति के लिए गए हैं कि हमको मंत्री बनना है। फिर सर जरूरत क्या थी? तेवर तो आपके अभी भी सख्त है, पहले भी थे। हाँ नहीं, अभी भी और भी रहेंगे, इससे ज्यादा एग्रेसिव होऊंगा। जब आप रूलिंग एलिट से, पॉलिटिकल पार्टी से, आप क्लास से जब डायलॉग नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, उस पर दबाव नहीं बनाओगे, तो आपको अधिकार घर में आकर मुंह में बिरयानी खिलाएगा। बाबा साहब पढ़ा हूं तो बाबा साहब का बिगड़ा चला, वो भी मेमोरेंडम लिखते थे, कम्युनिकेशन करते थे, पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाते थे, तभी नहीं ये राइट्स में ये लोग लड़के कहाँ लाए। लोग लड़के तो सब बर्बाद कर दिया। एक भी नेशनल पॉलिसी इन लोगों ने बनवा दिया हो, एक भी, खाली मैं दलित पे फोकस रख रहा हूं, तो मुझे बताओ और मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। बोलो, एक नेशनल पॉलिसी। हम लोग तो दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार को झुकाए थे रोस्टर के सवाल पर। यूनिवर्सिटी से ही निकला आंदोलन था ना, किसी से चंदा भी नहीं लिए थे, किसी का खाना भी नहीं खाए थे, अपने जेब से लाखों रुपए खर्च हुए थे। जो भी कवर कर रहे होंगे याद होगा, जिस समय शरद यादव आ रहे थे, जिग्नेश मेवानी आ रहे थे, तमाम लोग, हम लोग यूनिवर्सिटी से लेकर और कहाँ संसद मार्ग तक जो है घूमते थे सारे। कभी पटना जा रहे हैं अपना टिकट कटा के फ्लाइट से, कभी लखनऊ जा रहे हैं। तो ये समाज हमको दिया था क्या? लेकिन हमें लड़ना है। मुझे पता है कि ये समाज अगर हम नहीं बोले, हम नहीं समझाएं, तो इस समाज का क्या हालत होने वाला है। वो नमस्ते करने वाला क्लास भी जाएगा और बीपी शुगर तो ठीक होना है तो नहीं। लेकिन सर कुछ चीजों में आप कांग्रेस की सहमति से खिलाफ हैं, तो फिर वहाँ तो क्लैश हो जाएगा सर। जैसे वर्गीकरण, कांग्रेस समर्थन कर रही है, आप भाई मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन तो रह सकता है ना। अब आइए, आप कह रहे हैं ना बहुत लोग नाराज हैं, तो नाराज कौन लोग हैं? नहीं, फिर तो पार्टी के लाइन के खिलाफ हो अरे अभी मैं तो ज्वाइन किया हूँ ना, अभी तो आने तो दो, समय तो आने दो। अभी सारा हम कोई प्रवक्ता नहीं है, हम कोई राष्ट्रीय कोई ऑफिस बेयरर नहीं है। आई एम जस्ट सिंपल मेंबर, आई हैव जस्ट ज्वाइंड द पार्टी। बड़ा चेहरा तो होना। नहीं, बड़ा चेहरा तो चेहरे का जब इस्तेमाल होगा उस समय पोजिशनिंग करेंगे। एक पार्टी में वामपंथी भी हो सकते हैं, दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं, सेंट्रिस्ट भी हो सकते हैं ना। तो हम अपने ओपिनियन के साथ भी तो रह सकते हैं ना, नहीं रह सकते हैं? भाई मेरा ओपिनियन प्रिवेल करेगा, मेजोरिटी होगा, तो हमारा आइडिया जीतेगा। मतलब लड़ने के लिए जरूरी था कि आपको एक संगठन में और खास तौर पे इस तरीके के संगठनिक जाना तो जरूरी है ना। अब दलित लोग की पार्टी एक तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में है, सीधा सीधा। मैं नाम ले रहा हूँ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नाम ले सकते हैं। नहीं हम पहले भी ले रहे थे। पहले कहाँ रुके हुए थे? कुछ पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना देश का हुक्मरान बनने जा रहा है ना, देश का हुक्मरान बनने जा रहा है। कुछ अभी नया पैदा हुआ है, वो भी देश चला लेगा। देश सत्ता मिल जाएगी, व्यवस्था कैसे चलाएगा इसका भी था नहीं है, पता नहीं है कि उनका ऑडिटर जनरल कौन होगा और उसका सॉलिसिटर जनरल कौन होगा, ये पता नहीं है अभी। लेकिन एकदम हुक्मरान बनना है भाई। जो मिडिल क्लास, जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसकी बुर्जुआजी नहीं होती है, जिसका थिंक टैंक नहीं हो सकता है, वो कभी रूलिंग एलिट नहीं बन सकता है। ये बेसिक बात नहीं समझ में आ रही। इसीलिए बाबा साहब जो बार बार फोकस है, कोई पढ़ता उड़ता तो है नहीं। 1919 साउथ बोरो कमेटी मेमोरेंडम, साइमन कमीशन, और आजा 1942 में ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसमें पूरा डेटा दे रहे हैं कि 1056 आईपीएस आईसीएस में से, आईसीएस मतलब आज का आईएएस ऑफिसर, एक शेड्यूल कास्ट है। और सीपीडीडब्ल्यूडी में जितने ठेकेदार हैं उसमें से एक शेड्यूल कास्ट है। तो बार बार कहने की शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। ये नहीं पढ़ा है? शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये नहीं पढ़ा है? शिक्षा रोजगार उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ये बाबा साहब मंत्री परिषद ठुकरा दिए ना, मंत्री बने रहना चाहते। किन इशू पे ठुकराए थे? 4 इशूज था, जिसमें से एक ओबीसी रिजर्वेशन का कमीशन का भी मसला था। तो ये सब नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा रोजगार नहीं। हम जब राजा बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस चेंज। डिमांड बाबा साहब ही कह रहे हैं ना कि हमने 3 तरह के डिमांड मांगे थे। एक राजनीतिक अधिकार विधानमंडलों में, एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और तीसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। एक नहीं मिला, चलो इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है, 2 तो मिल गए ना। तो अधिकार जो मिले हैं उसको ले लेना है और फिर उसको दबाव बनाए रखना है कि और राइट चाहिए। कि उनका स्टेटमेंट है
कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही नहीं तो नंगे रहूंगी, ऐसी मानसिकता नहीं रखना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, जो मिला था वो भी कपड़े उतार रहा है कि शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, खाली जड़ी वाली साड़ी जब हम राजा बनेंगे तब हम बात करेंगे। ऐसे होता है पॉलिटिक्स। इसलिए दलित जो देखिए, दलित राजनीति और गुमराह हो चुका है। वो अंबेडकर के नाम पे पूरा एंटी अंबेडकर मूवमेंट चला रहा है। किसी को बहस करना हो, आप पूरा लाइव चलेगा, रेफरेंस के साथ आके बैठ जाए, 5 इश्यूज पे अंबेडकर का क्या टेक है, तैयारी करके आए, हम खुली चुनौती देते हैं। सर अक्सर देखा जाता है इन पार्टियों में अगर कोई एससी या ओबीसी पिछड़ा दलित नेता जाता तो उनको सेल में ही डाल दिया जाता, उन्हें मुख्य बॉडी में नहीं रखा जाता। अब ये मुझे नहीं पता कौन कहाँ रखा जाता है, लेकिन मुख्य बॉडी में भी है। अभी कुमारी शैलजा है ना, कुमारी शैलजा है, फिर महाराष्ट्र वाले क्या है, मुकुल वासनिक है, खड़गे साहब है। तो सब लोग को जाके 10 जनरल सेक्रेटरी होगा तो 10 में से 2 तो है ही ना, कि सब चाहेगा कि सभी लोग, खाली शेड्यूल कास्ट ही जनरल सेक्रेटरी, तो बाकी लोगों को जो है मोबिलाइज कैसे करेगा। आप सेल को भी एक्टिव कीजिए ना, लोगों को समझाइए कि भाई हमारे बीमा, रोजगार, नौकरी सब जा रहा है, सब लोग MP MLA थोड़ी बन सकता है। लेकिन सर बात अगर संगठन की थी तो बाबा साहेब की विचारधारा पे चलने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं। कहाँ विचारधारा पे चलने वाली है, बताओ ना मुझे, नाम बताओ। उसका मैनिफेस्टो देखे हो, मैनिफेस्टो देखे हो? बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे तो 1937 का चुनाव लड़े तब बकायदा मैनिफेस्टो निकाले थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1951 में चुनाव लड़े तो उसका मैनिफेस्टो निकाले। रिपब्लिकन पार्टी बनाए तो उसका पूरा संविधान बनाए। रिपब्लिकन कॉलेज का पूरा प्रारूप तैयार कीजिए कि जिसको MLA MP का चुनाव लड़ना होगा पहले उसको पढ़ाएंगे, उसको इतिहास का, अंग्रेजी का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का उसको नॉलेज होना चाहिए। ये सब कहीं दलित डिस्कोर्स में सुना है आपने? जितने सेमिनार होते हैं कहीं मुझे बता दो, कहीं सुना है? तो इसलिए मैंने कहा ना कि अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर विचारधारा, कौन सी विचारधारा? बाबा साहब बोले थे कि RSS से जाकर समझौता कर लेना, अब BJP से कर लेना, ये अंबेडकर राइट है। दुकान चला के बेच के खा रहा है। इसलिए जो भी सेकुलर माइंडेड जो भी दलित है, दलित राजनीति हर समय सेकुलरिज्म के साथ ही जाएगी। अगर उसके साथ जा रहे हैं, राइट विंग के साथ, तो आपके समाज के अधिकार तो खत्म हो रहे हैं ना, खत्म हो रहे हैं ना। उसको कौन बचा रहा है? सोशल एक्टिविस्ट बचा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं ना। ये नेता सब क्यों बंद है? ट्विटर पे उपदेश क्यों दे रहा है? भारत बंद कौन करेगा? आंदोलन कौन करेगा? संसद घेराव कौन करेगा? जंतर मंतर पर कौन जाएगा? ऐसे बन जाओगे CM PM जी। तो अब अगर आपने पार्टी ज्वाइन कर ही ली है और अब आप उनके साथ काम, कभी कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। तो ये सुनो, हाँ, अब आओ भारत रत्न पे। हाँ, आजकल बाबा साहब की मूर्ति उनके नाम पे बिल्डिंग बनाने का बहुत चलन है, ठीक है जी। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बाबा साहब के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत रत्न वो ये PM का पोजीशन, कुछ नहीं, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इवन। बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पहले ये बताओ मुझे, क्या है? उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, राइटिंग स्पीचेस। जी। अगर वो छपता नहीं, ये तो पढ़ता नहीं है ना, जो नेता सब दलित नेता सब कुछ नहीं पढ़ता है, वो छपता नहीं, तो अंबेडकर साहब पे जो डिबेट्स चल रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, वो हवा में चलते, हवा में चलते क्या? ये अंबेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस किसने छपवाया है? देख लो ना, किसने छपवाया है? अंबेडकर फाउंडेशन से। ये महाराष्ट्र से छपी थी, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने छापा ना। कांग्रेस सरकार कौन चला रहा था? कमल किशोर कदम, एजुकेशन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन बॉम्बे, बॉम्बे से छपा था। अभी भी काम चल रहा है वहां पे, पता है आपको? क्या BJP सरकार इसको पब्लिश कर रही है? अभी हमारा फंडामेंटल सवाल है। तुम भारत रत्न वापस ले जाओ, लेकिन मुझे पब्लिकेशन चाहिए सस्ते दर पर, भारत की सभी भाषाओं में चाहिए, कि अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस को लोग पढ़ें। ये सबसे बड़ा काम था कि ये छपा, नहीं तो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस इतने स्कैटर्ड थे, संदूक में बंद थे, कहाँ बंद थे, सब क्षीण होते जा रहे थे। ये क्या बसपा ने छपाया है? जिसकी वकालत करते हैं बसपा RSS पे, उसकी सरकार इसका पब्लिकेशन क्यों बंद की है? ये तो कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं, इसको जो है पब्लिसाइज नहीं करती है कि देखिए बाबा साहब के ये मैंने किया, किताब छापे, हमारे विरोधी थे, हमसे लड़े, लेकिन तब भी एक मल्टीलिंगुअल स्कॉलर थे। हमने किताब राइटिंग एंड स्पीचेस छापी, जो कि RSS BJP गवर्नमेंट उसको बंद कर रही है, नहीं छाप रही है। कहाँ छाप रही है बताओ मुझे?
सवाल ये मेरा है, भारत सिंबोलिज्म में हम नहीं रहते हैं ना, कि मूर्ति बना दो और भवन का नाम रख दो और ये कर दो वो कर दो, विचार को गायब कर दो। ये विचार नहीं रहता तो कोई पढ़ पाता है इसको दुनिया भर में? वो तो अब ऑनलाइन भी आ गया ना। प्रतीक तो होती है ना। हाँ तो होती है, तो खाली मूर्ति लेकर उसमें खाली प्रणाम करो खाली, है ना, खुश रहो, फोटो खिंचवाओ, स्कूल कॉलेज मत जाओ, नौकरी मत करो। कुछ दिन में इतना पैसा भी नहीं रहेगा कि बस पकड़ के मूर्ति के पास जाओगे, वहां भी टिकट लगा देगा 100 रुपया का। दो लेकिन मूर्ति में ढूंढ रहे हैं अम्बेडकर को, अम्बेडकर यहाँ है, यहाँ है। आप सब दलितों को कांग्रेस की तरफ आ जाना चाहिए आपकी नजर में? देखिए किसको कहाँ जाना चाहिए, हम तो कोई चौधरी है नहीं, और आप ही लोग कहते हैं हम तो कोई नेता है नहीं, मेरा कोई मास बेस है नहीं, हाँ? हम तो सोशल मीडिया के लीडर हैं, हवा हवाई हैं, हम इंटेलेक्चुअल भी नहीं है ना, हम तो नेता है सर आप जैसे लोग यही कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। तो भाई एक बार बताओ, जब हम ना लीडर हैं ना इंटेलेक्चुअल हैं, तो हमारे से तुम्हारे पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? इसका तुम डर इतना क्यों रहे हो? हमारे कहने से कोई वोट भी नहीं ट्रांसफर होगा, यही कह रहे हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मरोड़ जो उठ रहा है ना, वो मरोड़ हम समझ रहे हैं, हम कुछ नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हो? देखा कई सोशल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, ये हो गया, नाराज हो गया, ये गद्दार है, तो ये है, तो गद्दार कैसे है? तुम्हारे 1 मिनट, तुम्हारे यहाँ खाना खाए थे, खिलाया है कि मेरे यहाँ खाता है? पहले ये बताओ। चाय पिलाए हो, चंदा लिए हैं, वोट लिए हैं, तुम्हारे पार्टी में थे? जब से तुम बीजेपी आरएसएस के पेरोल पे तुम लोग खेलने लगो, जितने दलित संगठन और जितनी पार्टीज, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, उसको तोड़ें। बाबा साहब कभी नहीं बोले हैं कि राइट विंग के साथ जाना, उससे पैसा ले रहा, चुपचाप घर में बैठे हुए हो। ये सब 10 साल से कोई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, खाली किसको बोल रहा है? हम जैसे लोग जो सवाल उठाएंगे, नहीं तो कांग्रेस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बीजेपी तुम्हारा मित्र है ना, तो जाओ उसी के पास रहो। हम समाज के लिए लड़ना है, नेता सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है हमारे घर पे 2 बच्चियां आई थी शाहजहांपुर से, दोनों ओबीसी थी, कोई उसको फ्री में हॉस्टल में रख के पढ़ा रहा है, 7,000 रुपया यहाँ फीस लगना है हॉस्टल का, 7,000 रुपया उसके पास नहीं है, दे सकते हो? हैं? हवाबाजी है, मूर्ति बना रहे, ये बना रहे, कोई एजेंडा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं। तुम्हारा किसी का खाया है कुछ? किससे हमने कहा कि दलित जो कह रहा है उससे पूछो, हमको मर्सिडीज दिया था क्या? हमको बंगला खरीद के दिया है कि धोखा दे दिए? धोखा तो तुम लोग दे रहे हो कि तुम लोग बाबा साहब के नाम पे लेकर टिकट बेचने के समय पैसा मांगते हो, जहां जाते हो चंदा हुआ ही करते हो, 1-1 रुपया का हिसाब भी नहीं देते हो। बाबा साहब 1-1 पाई का हिसाब देते थे। तो गद्दार तो ये लोग हैं कि जो बाबा साहब के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं, दबा के खा भी रहे हैं, और अपने आप को सब बीजेपी आरएसएस के हाथ में बेच भी रहे हैं, वहां से भी माल ले रहे हैं। आप लोग भी कहते थे कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है। किसने? अच्छा, कांग्रेस आरएसएस की माँ है। अच्छा, तो कांग्रेस को तो सीधे मनुस्मृति ही लगा देना चाहिए था, संविधान बनाने की क्या जरूरत थी? तो फिर आरएसएस को तो पुतला नहीं फूंकना चाहिए था नेहरू अम्बेडकर का, है? अच्छा, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है, हैं? तो जो मिलके बनाया होगा वो क्या है? जो आरएसएस बीजेपी से मिलके बनाया, कौन किसका संतान है, वो जायज है कि क्या है, ये आप पता करो। तो आप ही कहते हैं समय के साथ समझौता करना चाहिए। समझौता नहीं, प्रिंसिपल स्टैंड कुछ रहना चाहिए, फंडामेंटल। बाबा साहब ने सीधा लिख दिया कि जनसंघ से और हिंदू महासभा आरएसएस समझौता नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र अभिशाप है। ये चवन्नी वाला क्या है फिर? ये कौन चवन्नी वाला? चवन्नी का भी मेंबर बनना बाबा साहब। नहीं, ऐसा है ना, तो जलता हुआ घर है तो सबका एक संदर्भ है ना। लेकिन ये भी बोल रहे हैं 1948 में जाकर वो भी पढ़ लो कि हम कांग्रेस में समझौता करना पड़ता है। कई बार हम कांग्रेस में इसलिए आए कि मेरे सामने अंधेरा था कि मेरे अनुसूचित जातियों का क्या होगा, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए मैंने समझौता किया। वो किसके रक्षा के लिए? पहले ये बताओ। अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए मंत्री बनने या सीएम पीएम बनने के लिए नहीं गए थे, तब वो कांग्रेस सरकार में शामिल हुए थे। एक मिनट। उसके बाद जब पाकिस्तान बट गया तो उनका मेंबरशिप चला गया, तब बॉम्बे से उनको राज्यसभा में लाके संविधान सभा में रखा गया ना। उनको हटा देता उस समय तक कहाँ रिजर्वेशन है, कौन सा राइट्स, क्या होता? अब तुम लोग जो कह रहे हो समझौता कर रहे हो, तो समाज के हित की रक्षा के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो कि हम जेल न जा पाए, हमारे पैसा पे कोई नजर ना डाले? दोनों में ये अंतर है। शुक्रिया। लेकिन सर अब तो आपके पास ऑप्शन है ना, अब तो बीएसपी को भी आपने एक बार भी अपने उसमें नहीं रखा, लिस्ट में नहीं रखा। अरे जो बीजेपी के साथ रहेगा उसके साथ मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा, आपके छोटे भाई हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, वो भी हनुमान बन के घूम रहा है। बाबा साहब के पास नहीं था ऑप्शन, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है। नहीं भाई, जितने जात के पार्टी बनाओगे उतना बीजेपी आरएसएस को मजबूत कर रहे हो। अभी जितने आंदोलन हुए विपक्ष के, एक मिनट, अभी 2 ही ऑप्शन है
एनडीए इंडिया तीसरा मोर्चा नहीं है? यस नो? जी नहीं है ना? तो या तो आप इधर रहोगे हाँ। मुद्दों पर या उधर रहोगे। लेकिन आप जैसे लोग ही तो मजबूत करेंगे ना सर तीसरे मोर्चे को। कहाँ तीसरा मोर्चा? हम कोई बना नहीं आम सकते एक्टिविस्ट हैं भाई। आई एम नॉट अ लीडर, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप तो बन गए ना सर। कहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? अब तो आप लीडर बन गए ना सर। ऐसा थोड़ी है, अब तो हम ऐसा लीडर नहीं है। लीडर जात कहेंगे। जात की पार्टियां जितनी बनेगी आरएसएस बीजेपी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए दलित भाइयों, पहले दलितों को मैं कह रहा हूँ, चुपचाप जो है जहाँ नौकरी शिक्षा की बात हो उधर ही वोट देना, बाकी लोगों के चक्कर में, जात पात के चक्कर में मत रहना।